हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई सब्जेक्ट पीवाईक्यू में बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 है और ये लास्ट लेक्चर है जहां पे हम 386 नंबर से लेकर 420 जो है वहां तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम के जो जैव जैव प्रतिरोधी गुणधर्मी की खोज किसने की थी। तो सीधी सी बात है कि पेनिसिलियम की खोज आपसे पूछा रहा है कि पेनिसिलियम की खोज जो है वो किसने की थी। ठीक है, पेनिसिलियम की खोज जो है वो किसने की थी। तो ऑलरेडी हमने इस बारे में डिस्कस कर रखा है कि पेनिसिलियम जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। ऑलरेडी डिस्कसेस है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एड्स जो है वो वो कैसा है? वायरल है, बैक्टीरियल है, माइक्रोप्लाज्मिक है? तो वायरल है। ठीक है, एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, जो कि एक रिट्रो वायरस है जो हमारे शरीर का जो टी लिम्फोसाइड है उसको खत्म कर देता है। और टी लिम्फोसाइड जो है वो डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, मतलब एनाल्जेसिक है? तो हमने एनाल्जेसिक दवाओं के बारे में ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा है। पेन किलर आप सीधा सा मानो, इन एनाल्जेसिक्स को पेन किलर ही बोलते हैं। तो नोवल जिन जो है वो एक पेन किलर है। ठीक है, एक पीड़ाहारी है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एनाल्जेसिक वैसी दवाओं को बोलते हैं ना जो दर्द को कम करता है। ठीक है, वो दर्द को कम करता है। तो जो नोवल जिन जो है ना, मेटामिजोल कहते हैं। एक पीड़ाहारी दवा है, एनाल्जेसिक दवा है। तो नोवलजीन आपको याद रखना है। इसकी जो दवा है वो कंपनी के अनुसार अलग अलग निकलते हो, तो उतना नहीं जाना है। एंटीबायोटिक में आप पेनिसिलियम ले लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लो, ये सब जो है वो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो कि जब जो संक्रमण यदि होता है तो उस समय ये दिया जाता है। ये दर्द के लिए नहीं यूज होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव के रुधिर का जो विडाल टेस्ट होता है ना, वो विडाल टेस्ट किसके किसके लिए होता है? तो वो टाइफाइड के लिए होता है। टाइफाइड तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो आप टाइफाइड का एक जो वेक्टर है सल्मोना टाइफी, वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो विडाल टेस्ट जो है वो किस बीमारी के लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। और टाइफाइड जिसको मियादी बुखार भी कहा जाता है, विडाल टेस्ट जो होता है वो इसी बैक्टीरिया की पहचान के लिए होता है। इसके अगेंस्ट यदि एंटीबॉडी की जांच किया जाता है, यदि वो डेवलप है तो है, नहीं है डेवलप तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कोकाइन अतिरिक्त खुराक, कोकीन है, नॉट कोकाइन। ओवरडोज यदि कोकीन का हो जाता है तो क्या कारण होता है? अतिरिक्त खुराक का कारण क्या होता है? तो ये जो है वो हेलुसिनेशन होता है। हमने ऑलरेडी इसमें बता रखा है, हेलुसिनेशन हो जाता है इसके कारण से। कोकीन एक जो स्टिमुलेटिंग चीजें भी है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है आपको। और इसकी यदि अधिक मात्रा व्यक्ति को दी जाती है तो ऐसी चीजें वो देखना या सुनने लगता है ना, जो वास्तव में है ही नहीं। तो इसी बीमारी को हेलुसिनेशन बोला जाता है। और यह जो है वो डोपामाइन जो हमारा है, हमारा जो दिमाग का डोपामाइन है, उस डोपामाइन के स्तर को बहुत ज्यादा ऊंचा कर देता है, बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इस कारण से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी कभी भी आपसे पूछा जाए सवाल, एंटी एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी है इसकी, इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको शुरुआत किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी को जोसेफ लिस्टर ने स्टार्ट किया था। जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर ने इस सर्जरी को स्टार्ट किया था। ठीक है। और रोनाल्ड रॉस है, इसने मलेरिया और मच्छर से संबंधित जो है वो खोज की थी। तो मलेरिया जो पैरासाइट होता है उसका खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया से संबंधित जो खोजें हैं उसको किया था। रोनाल्ड रॉस याद रखना है। पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो किया गया था, हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट जो ट्रांसप्लांट किया गया था एक हार्ट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो वो किया था बर्नार्ड ने क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और स्मॉल पॉक्स दुनिया में पहली बार, ये जो बीमारी है ना, इसके टीकाकरण के माध्यम से पूरी तरह इरेडिकेट होने वाला बीमारी जो यदि पूछा जाए आपसे, तो वो स्मॉल पॉक्स है। ये पहली बीमारी है जिसको पूरी तरीके से वैक्सीन के सहारे ही हटाया गया था। ठीक है, वैक्सीन के सहारे ही इसको हटाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 391 कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जरूरथैल्मिया आप कह सकते हो इसको।
तो इसमें होता है कि रात में कम दिखाई देता है, और रात में कम आखिर क्यों दिखाई गया, तो लाइट को कौन चीजें कंट्रोल करती है, तो हमारे जो आंख होती है ना, वहां पे रॉड और कॉन दो टाइप के सेल होते हैं। रॉड और कॉन्स जो है वो दो टाइप के सेल होते हैं, और यहीं पे जो है वो बीमारी ये पैदा होती है। ठीक है। रॉड और कॉन्स जो है ना, उसी से ये बीमारी पैदा होती है। अब इसमें कौन से, रॉड से होती है या फिर कौन से होती है? रॉड से होती है या फिर कौन से होती है, ये सवाल उठ सकता है आपके दिमाग में। तो आपको पता है कि जो रॉड सेल होती है ना, यही नाइट विजन के लिए होती है। नाइट विजन के लिए। और ये जो कॉन्स है ना, सी से मैंने बताया था कॉन्स, और सी से कलर, तो ये कलर को पहचानने के लिए कौन सेल होती है। तो विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, और यह जो है आंख में रेटिना में एक पाया जाने वाला पिगमेंट होता है। हमने ऑलरेडी इस सब के बारे में डिस्कस किया है। ये जो रेटिना है आंख की, उस रेटिना में एक पिगमेंट पाया जाता है, और इस पिगमेंट को रेडॉप्सिन कहा जाता है। रोडोप्सिन। अब ये रोडोप्सिन है ना, जब भी आंख के रेटिना में जो रोडोप्सिन है, उसका यदि फॉर्मेशन करना है, उसको यदि निर्माण करना है, तो इसके लिए ये विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जब विटामिन ए जो है वो नहीं होता है, तो ये रेडॉप्सिन ही हमारा जो कौन रॉड सेल में होता है, और यही हमें डीम लाइट में देखने के लिए, डीम लाइट है उसमें देखने में हमें हेल्प करता है। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो रेडॉप्सिन नहीं बन पाता है, जिस कारण से व्यक्ति जो है वो रात में स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, और इसे ही जो है वो रतौंधी बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करूं तो इसको नेक्टालोपिया कहते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, तो हो सकता है ये भी सवाल कभी पूछ लिया जाए। सी स्कर्वी के लिए होता है, मसूड़ों से खून आना। के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। और विटामिन बी जो है वो बेरी बेरी होता है। जेरोप्थेल्मिया जो है वो विटामिन ए से ही होता है। गोल्डन राइस जो है उसमें मिलता है विटामिन ए। और लीवर जो स्टोर है वो विटामिन ए को करता है। विटामिन ए को लीवर स्टोर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट हैपन बाय ईटिंग एक्सेस फैटी सब्सटेंस। यदि आप ज्यादा खाते हो फैटी सब्सटेंस, तो आपका क्या होगा, सीधा सा ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है ना, कि जब मोटापा आपको बीमारी देने लगे, तो वो ओबेसिटी कहलाती है। ठीक है, मोटापा आपको बीमारी देने लगे तो ओबेसिटी कहलाती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि मोटापा जो हमारे यहाँ आती है ना, वो क्या आती है, तो हमारे मसल्स के अंदर देखो, मोटापे जो है वो दो टाइप से आ सकती हैं। आपको फैट जो है ना, वो दो टाइप से आ सकती है। ठीक है, फैट जो है वो आपके दो टाइप से आ सकती है। या तो आपका विसरल फैट आएगा, या तो आपका विसरल फैट आएगा, या फिर आपका, या तो पहला तो विसरल फैट हो सकता है, या तो वो सबक्यूटेनियस फैट होगा। सबक्यूटेनियस फैट, यही दो फैट होती है, विसरल फैट होगा या फिर सबक्यूटेनियस फैट होगा। अब ये जो विसरल फैट होता है ना, वो हमारे बॉडी ऑर्गन में होता है। हमारा जो बॉडी का ऑर्गन है, वहां पे होता है। मतलब इसको क्या आप बोल लो, इसको सीधा सा आप याद लो, इसको डीप फैट बोलते हैं। जैसे हमारा लीवर हो गया, वहां पे ये सब फैट जमा हो जाता है बॉडी ऑर्गन में। और ये सबक्यूटेनियस जो फैट होता है, इसको बोलते हैं पिंचेबल फैट। पिंचेबल फैट मतलब इसको आप पिंच कर सकते हो। आप अपनी चमड़ी को ऐसे पकड़ो, आपको मोटा दिखेगा ना, तो जो जितना मोटा दिख रहा है वहां पे उतना ज्यादा फैट है, और जो जितना पतला दिख रहा है वहां पे उतना कम फैट है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये सीधा आपका स्किन जो होता है ना, उसके स्किन के नीचे होता है सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट आपके सीधा स्किन के नीचे होता है। मिडिल हो गया, आर्म हो गया, लेग हो गया, हिप हो गया, इन सब के पीछे होता है, और ये सॉफ्ट होता है, और इसको पिंच किया जा सकता है। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें, मेटाबॉलिक मतलब होता क्या है, तो बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती है ना मसल्स में, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ना, इसमें जो एनर्जी का लॉसेस होता है, काम होता है वर्ड का, तो कैलोरीज इसमें जो है वो बर्न होती है। तो इसकी जो लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सबक्यूटेनियस फैट की, लेकिन जो विसरल फैट होता है ना, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और ये जो विसरल फैट होता है ना, ये आपको खास करके एब्डोमेन में आता है, लीवर में आता है, पैंक्रियाज में आता है, इंटेस्टाइन में आता है। इससे क्या होगा ना, कि आपकी बेली जो है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड लगेगी, बहुत ज्यादा फर्म लगेगी। और ये हाईली एक्टिव मसल होता है, जो रिलीज करता है हार्मोन्स एंड इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस, जो इन्फ्लामेशन मतलब ग्रो, उसको फूलने देता है, उसमें जो है वो सूजन पैदा करता है।
और हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा होता है विसरल फैट के कारण। विसरल फैट से ही आदमी जो है वो अचानक से मर भी सकता है। तो ये जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है इससे, हार्ट डिजीज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां विसरल फैट से हो सकती है, और सबक्यूटेनियस फैट से भी होती है। इसीलिए फैट को ना एक लिमिट में फैट जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है। तो कभी भी ये आपसे पूछा जाए विसरल और सबक्यूटेनियस फैट के बारे में, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सबक्यूटेनियस फैट जो है वो लेस मेटाबॉलिक होता है और विसरल फैट जो है वो हाईली मेटाबॉलिक होता है। ठीक है। तो ये हार्मफुल तो दोनों होते हैं, लेकिन विसरल फैट से कम होता है सबक्यूटेनियस फैट। अब ये जो सबक्यूटेनियस फैट आप में होता है, ये सबक्यूटेनियस फैट जो हो रहा है वो स्किन के नीचे जो हो रहा है वो किस टाइप में होगा, तो वही होता है एडिपोज टिश्यू के रूप में। एडिपोज टिश्यू के रूप में, एडिपोज टिश्यू इसको बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम आता है। अब जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है ना, तो इसी एडिपोज टिश्यू को वो तोड़ता है। इसी एडिपोज टिश्यू है, इसको तोड़ता है और यहाँ से एनर्जी ले लेता है। एनर्जी ले लेता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यदि उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ज्यादा, तो वो एडिपोज टिश्यू को तोड़ तोड़ के ऊर्जा लेने लगता है, जिस कारण से ना आप जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका यही एडिपोज टिश्यू टूट टूट के और जो है वो एनर्जी के रूप में यूज होते रहता है, जिस कारण से आपको लगता है कि हमारा जो मसल है वो डेवलप हुआ है, हमारा जो बॉडी का फैट है वो कमा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता है कि 1 ग्राम यदि हम फैट लेते हैं तो हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम यदि हम प्रोटीन लेते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम यदि हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तब भी हमें 4 किलो कैलोरी ही एनर्जी मिलती है। तो ये आपको जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पोलियो और चेचक जो रोग है वो उस बारे में पूछा जाए, तो पोलियो और चेचक, पोलियो और स्मॉल पॉक्स है ना, वो सूक्ष्म जीवी से होता है, और यह जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। तो विषाणुओं के संक्रमण के कारण ये होता है। ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है, विषाणुओं के संक्रमण के कारण पोलियो और चेचक होता है। पोलियो जो है ना, वो पोलियो वायरस के कारण होता है, वहीं चेचक की बात करें तो वेरियोला वायरस के कारण ये होता है। वायरस ऐसे होते हैं ना, वायरस मतलब इसमें सेल होता ही नहीं है, यूनी बोल रहा हूँ। वायरस जो होता है ना, उनके सेल होते ही नहीं है, और वो डेड होते हैं और जीवित होते हैं, दोनों होते हैं। उनको यदि होस्ट मिल जाए तो वो लिविंग हो जाएंगे, उनको होस्ट ना मिले तो वो डेड रहते हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, उनको हमेशा होस्ट की जरूरत पड़ती है यदि उनको रिप्रोडक्शन करना है तो। स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है, तो अभी मैंने बताया वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस। रूबियोला की बात करें तो रूबियोला वायरस जो है वो खसरे के लिए है। खसरा मतलब मीजल्स, खसरा, और इसको मिजल्स बोलते हैं। खसरा मतलब मिजल्स हो गया। वेरियोला हमने डिस्कस कर लिया। वेरिसेला की बात करते हैं। वेरियोला और वेरिसेला में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो वेरियोला जो है ना, ओला जो है ना, वो वेरियोला जो है ना वो स्मॉल पॉक्स के लिए आता है। और वहीं वेरिसेला, वेरिसेला की जब बात करते हैं ना, तो वो छोटी मात्रा जो चिकन पॉक्स होता है ना उसके लिए आता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेरी जब आएगा तो वो स्मॉल के लिए, और जो चिकन पॉक्स जब आएगा तो वो जो होगा ना वेरिसेला होगा। ठीक है। चिकन पॉक्स वेरिसेला होगा, तो ये जो होगा वो चिकन पॉक्स होगा, चिकन पॉक्स होगा। और ये जो है वो स्मॉल पॉक्स होगा। ठीक है। स्मॉल पॉक्स होगा। वेरिसोला, वेरिसेला जो है वो चिकन पॉक्स, और वेरियोला जो है वो स्मॉल पॉक्स। ध्यान आपको रखना है, सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष होता है, एफ्लाटॉक्सिन, वो विष उत्पन्न किया जाता है कहाँ से? एफ्लाटॉक्सिन, तो एफ्लाटॉक्सिन नामक एक जहर होता है, वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है या फिर प्रोडक्शन किया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो एफ्लाटॉक्सिन होता है ना, वो फंगस द्वारा होता है। फंगस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ध्यान आपको रखना है। सोर्स की बात करते हैं। एस्परजिलस फ्लेवस एक फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस। ये जो एस्परजिलस फ्लेवस नाम का फंगस है, इसी से ये निकलता है। और यह जहर अक्सर जो है वो नमी वाले स्थान होते हैं वहां पे होते हैं, जैसे अनाज हो गया, मूंगफली हो गया, सूखे मेवे हो गया, इन सब में पाए जाते हैं, और यह लीवर कैंसर का कारण बनता है। ये जो है वो किसका कारण बनता है, तो कॉज ऑफ लीवर कैंसर, लीवर कैंसर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
फंगस के बारे में पूछा जा रहा है, फफूंदी क्या है? तो फफूंदी जो है वो एक पैरासिटिक भी है और सिम्बायोटिक भी है। पैरासिटिक भी हो सकता है, सहजीवी भी हो सकता है और परजीवी भी हो सकता है। परजीवी मतलब होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, पैरासाइटिक में होस्ट रो हो गया और ये वेक्टर होगा, तो इसमें होस्ट को हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, और इसको फायदा होगा। सेप्रोफाइटिक जो होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक मृतोपरजीवी होता है, तो उसमें तो होस्ट होस्ट को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज है ही नहीं, वो तो होस्ट ऑलरेडी मरा हुआ है। तो सेप्रोफाइटिक होता है जब सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से भोजन लिया जाता है, जैसे मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये सारे सेप्रोफाइटिक्स होते हैं। वहीं पैरासिटिक की बात करें तो जो जीवित पौधे या फिर जंतुओं पर रहकर उनसे पोषण लेते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, जैसे हो गया दाद खाद खुजली, ये सब होता है ना, ये सब कवक से ही होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए कभी जो है वो कवक जो है वो प्रोड्यूसर नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोड्यूसर ये नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मशरूम क्या है? तो मशरूम आपको मैंने बताया कि फंगस है, कवक है, जिसको आप खाते हो ना, एक अलग टाइप का मशरूम होता है। तो मशरूम जो है वो एक बहुकोषीय एक कवक होता है जो कि किंगडम फंगी से अंतर्गत आता है, और यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, यह सेप्रोफाइटिक होता है, मृतोपरजीवी होता है। नेक्स्ट सवाल है कि नीचे दिए गए धातुओं के संक्रमण धातु कौन सा है? तो शायद केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आ गया है। संक्रमण धातु के बारे में आपसे पूछा है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पीरियोडिक टेबल के अनुसार आपको बताना है कि ट्रांजिशन मेटल की श्रेणी में कौन सा आता है। तो इसमें जो सही विकल्प मैं बात करूं तो पैलेडियम और कॉपर दोनों आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको चुनना होगा तो पैलेडियम डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है, लेकिन कॉपर भी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है। कॉपर, लेकिन कॉपर भी संक्रमण धातु है, तो आपको पैलेडियम के साथ ही जाना है, ठीक है। आपको पैलेडियम के साथ ही जाना है, पैलेडियम ही जो है वो ट्रांजिशन मेटल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो जो ब्लॉक डी होता है ना, ब्लॉक डी, डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल में होता है, वहां डी ब्लॉक में 3 से लेकर 11 तक जो समूह है ना, उसके तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और पैलेडियम और कॉपर दोनों ही डी ब्लॉक में आते हैं, इस कारण से इसको रखा जाता है। और पोटेशियम और लिथियम की बात करें तो ये तो एस ब्लॉक का है और ये क्षारीय धातु है, तो बाकी आपको जाना होगा तो इसके साथ जाइएगा, पैलेडियम के साथ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे नामक दो वैज्ञानिक थे, इन दोनों के द्वारा एक प्रयोग किया गया और उन्होंने उन्हें उन्हें जो गैसें ली वे थे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है, सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो 1953 में मिलर यूरे प्रयोग में पृथ्वी के आदिम जो वातावरण है उसको दर्शाने के लिए इन गैसों का मिश्रण जो है वो लिया गया था, ठीक है। इन गैसों का मिश्रण जो लिया गया था, दे गैस यूजेस कौन सा गैस है उसको किया गया था, तो इन्होंने यूज किया था गैस को मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने H2O को भी यूज किया था, H2O को भी यूज किया था, तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को यूज किया था। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को उन्होंने 2:1:2 के रेशियो में लिया था और इस प्रयोग से सिद्ध किया था कि जो निर्जीव कार्बनिक अणु है ना, उन्हीं से अमीनो एसिड जो जीवन का आधार होता है, प्रोटीन, वो बनता है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मीथेन का उन्होंने क्या लिया, CH4 का रेशियो उन्होंने 2 लिया, अमोनिया का उन्होंने रेशियो लिया 1, और हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका उन्होंने रेशियो लिया 2, ठीक है। उसके साथ H2O को भी यूज किया था, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ लिम्फ? लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में सवाल है कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो गलत है, ठीक है। उस संदर्भ में गलत की बात बोल रही है। तो पहला है कि लिम्फ इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, तो लसिका परिवहन का कार्य करती है, तो यस, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये करती है, ठीक है। उसके बाद है लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा एंड कलरलेस, लसिका जो होती है वो प्लाज्मा के समान होती है और रंगहीन होती है, तो यस, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, लिम्फ में ऐसा ही होता है। उसके बाद बोल रहा है कि लिम्फ जो है वो कैरीज करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब अमीनो एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो ये गलत है,
ये डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब्ड अमीनो एसिड एंड इंस्टेंटाइन है। इंस्टेंटाइन से ये कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड अमीनो एसिड, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। लिम्फ जो है ना, वो इसका मेन काम होता है ना इंटेस्टाइन से। इसका मेन काम क्या है? तो इसका मेन काम है जो आंत होता है ना, जो आंत्र होता है, जो इंटेस्टाइन होता है, इससे मेन काम इसका होता है फैट, जो फैट्स होते हैं या फिर इसको लिपिड्स आप कह लो, एक ही है। तो फैट्स और लिपिड का ये ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ठीक है, ना कि ये अमीनो एसिड का करती है। अमीनो एसिड का परिवहन जो है वो सीधे ब्लड वेसल्स में हो जाता है, लेकिन फैट जो होता है ना, वो क्या होता है, फैट के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े होते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब सीधा सा समझ लो टुकड़ा। फैट का जो टुकड़ा होता है वो बड़ा बड़ा होता है, और वो अचानक से ब्लड में नहीं जा सकता, इतना बड़ा उसका टुकड़ा होता है। इस कारण से इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसको जो है वो तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना पड़ता है, और उन्हीं को तोड़ने के बाद ये ब्लड में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको कौन करता है, तो फैट और लिपिड को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ना कि एमिनो एसिड को करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। तो लिम्फ इज कलेक्टेड बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो ये इज इट ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। लसिका जो है वो एक रंगहीन द्रव होता है, और इसमें आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी इसमें नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यह जो है वो संक्रमण से लड़ने के लिए लिम्फोसिटिक, मतलब डब्ल्यूबीसी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है, यदि इसको संक्रमण से लड़ना है तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे शरीर का होता है, वो दो चीजों के रूप में काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर का पहला काम, वो तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। पहला तो वो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। पहला कि ये ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम है, और दूसरा ये सुरक्षा गार्ड के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो ये एक गार्ड के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में और ड्रेनेज सिस्टम के रूप में काम करता है। लिम्फ जो होता है वो येलो, लाइट येलो या फिर कलरलेस होता है, और यह जो है वो ब्लड जैसा ही होता है। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें लिम्फ में होती है, ठीक है, क्या क्या चीजें लिम्फ में होती है? तो लिम्फ में जो आरबीसी नहीं होता है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होता है, इसीलिए इसका कलर जो है वो लाल नहीं होता है। इसमें जो है वो प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो इसमें नहीं होते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी, विशेष करके जो लिम्फोसाइड होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें केवल और केवल क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी में भी कौन सा, तो लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइड जो है वो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसको मिडिल मैन भी कहा जाता है, इसको बिचौलिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह रक्त और शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो टिश्यूज होता है ना, उनके बीच जो न्यूट्रिशन देना होता है, पोषक तत्व जो है वो, और गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वो इसी कारण से होता है। तो इसको क्या बोल जाता है, इसको मिडिल मैन भी कहा जाता है, मिडिल मैन भी कहा जाता है। ये क्या करता है, तो इसमें जो इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो लिम्फोसाइट्स जो है उस शरीर में घुलने वाले जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, इन सबको मारता है। तो ये फंक्शन इसका हो गया इम्यूनिटी को बढ़ाना। दूसरा हो गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट को करना, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो भी फैट होता है, उसका अब्सॉर्प्शन जो ब्लड है वो नहीं कर सकता। उन छोटी आंत में मौजूद जो लसिका वाहिनियां है ना, वही उसको और छोटा छोटा तोड़ती है, तब जाके वो ब्लड में घुसता है, ठीक है। तो आंत में इन विशेष नसों को क्या बोलते हैं, तो इन विशेष जो नसें होती हैं, जो फैट के रूप में तोड़ती है, लिम्फोटिक नसें होती हैं जो फैट को और छोटा तोड़ती हैं, उनको बोलते हैं लैक्टियल्स, उनको बोलते हैं लैक्टेल्स, ठीक है। लैक्टियल्स, लैक्टियल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यह जो है ना, टिश्यू से अतिरिक्त तरल जो है ना, उसको वापस खून में भेजता है। टिश्यू से जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं ना, उन फ्लूइड्स को वो क्या करता है, तो फिर से वो ब्लड में भेजता है। वेस्टेज कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिम्फेटिक नोड्स होती हैं हमारे शरीर में, जिनको गांठें आप कह सकते हो। तो शरीर में जगह जगह पे, जैसे गर्दन हो गया, कांख हो गया, यहाँ पे गांठें होती हैं, और ये फिल्टर का काम करती हैं, जो कि कीटाणुओं को रोकती है, ठीक है। हम बात करते हैं शरीर का सबसे बड़ा जो लिम्फेटिक है वो कौन सा है। तो शरीर का सबसे बड़ा लिम्फेटिक अंग है वो स्प्लीन है। स्प्लीन है, जिसको प्लीहा कहते हैं, और ये लसिका जो है, अ, सबसे बड़ा लसिका अंग है, सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है। इसको आरबीसी का स्थान भी कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है।
क्योंकि आरबीसी जो है वो इसी स्प्लीन में ही मरती है, तो ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। उसके बाद ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि जब भी इमरजेंसी होता है ना, तो उसके लिए आपको खून चाहिए, तो खून को स्टोर करके यही स्प्लीन ही रखता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी थाइमस जो ग्लैंड है ना, थाइमस ग्लैंड होता है, यहाँ से टी लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग होती है। टी लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग जो होती है वो थाइमस ग्लैंड में ही होती है। और टॉन्सिल की बात करें तो ये गले की रक्षा करता है। ये सारे क्या है, ये सारे लिम्फेटिक लिम्फेटिक जो ऑर्गन्स है, ठीक है, सारे ये जो है वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स है। तो ये लिम्फ के बारे में इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो, जैसा सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव जो है वो निर्माण करता है। तो हमने ऑलरेडी प्लेनेरिया के बारे में डिस्कस कर रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, प्लेनेरिया हमारा आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है कि रीजनरेशन पावर के बारे में पूछा जा रहा है कि रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, तो प्लेनेरिया का सबसे ज्यादा होता है रीजनरेशन पावर। और यह कैसे करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यह करता है। प्लेनेरिया में एक प्रकार का जो है वो कैसा है, तो ये फ्लैट वॉर्म है, एक चपटा कृमि है। और इसमें विशेष कोशिकाएं होती हैं जो तेजी से विभाजित होकर किसी भी खोए हुए अंग को पूरा शरीर में दोबारा से बदल देती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप प्लेनेरिया को 3 टुकड़ों में काट देते हो ना, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि 3 अलग-अलग प्लेनेरिया आपको देखने को मिल सकते हैं। मिल सकते हैं क्या? यही मिलेंगे। ईस्ट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बडिंग से होता है। ईस्ट में बडिंग से होता है। ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इसमें ऐसे है, इस पे बर्ड निकलता है और बाद में 2 अलग-अलग बन जाएँगे। तो ऐसे होता है बडिंग। प्लेनेरिया हमने देख लिया। हम गुलाब की बात करें तो इसमें जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसमें डंठल से हो जाएगा, ठीक है? कलम इसका लगाते हैं तो वहां से ग्राफ्टिंग से हो जाती है। उसके बाद ब्रायोफिल्म की बात करें तो ब्रायोफिल्म में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और इसकी तो पत्तियों से हो जाता है, पत्तियों से ही हो जाता है। तो ये ध्यान रखा आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन से प्राप्त होता है। हम एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहे हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब कि हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन है, तो उसमें कैसे चीजें कैसे कैसे टूटती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो केमिकल इक्वेशन इसका कैसे लिखा जाएगा, तो ग्लूकोज को हम तोड़ रहे हैं, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। अब इसको हम ऑक्सीजन के साथ ला रहे हैं, तो ऑक्सीजन O2 है। अब इसको जब ऑक्सीजन के साथ तोड़ते हैं, रिएक्शन जब करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें कार्बन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। उसके साथ ही साथ हमें वाटर मिलता है, हमें वाटर मिलता है और उसी के साथ-साथ हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी जो हमें मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है। और कितनी एटीपी मिलती है? 38 एटीपी हमको मिलती है। और ये क्या हो गया? तो ये एनर्जी का हो गया, ठीक है? बाकी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। तो 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ है, तो यहाँ भी 6 लगाना पड़ेगा, तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन, बाकी सब जगह बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 2 है तो 12 करना पड़ेगा, तो 6 ये जो 6H2O ये हो गया, तो ये बैलेंस एक इक्वेशन हो गया। तो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को पूरी तरह से ऑक्सीकृत कर देती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ ही भारी मात्रा में ऊर्जा जो है वो बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो CO2 और वाटर कहाँ है? CO2 एंड वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमका हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है? बाकी एथेनॉल और CO2 की बात करें तो ये एरोबिक में बनता है। ये एरोबिक नहीं, एनएरोबिक में बनता है। एनएरोबिक में बनता है, या फिर आप जो फर्मेंटेशन करते हो वहां पे बनता है। फर्मेंटेशन में बनता है, किण्वन जिसको बोलते हैं, जो कि ईस्ट में होता है, वहां पे ये बनता है। लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी मांसपेशियों में बनता है, और यह भी जो है वो अनएरोबिक रिस्पायरेशन के साथ ही बनता है, ठीक है? इसी कारण से हमको थकान भी महसूस होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है वो बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? बायो ईंधन के बारे में बात कर रहा है, बायोफ्यूल्स के बारे में बात कर रहा है कि बायोफ्यूल्स कौन सा नहीं है, ठीक है? तो न्यूक्लियर एनर्जी बायोफ्यूल कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका ध्यान रखना है। बाकी कोल, पेट्रोल और मीथेन गैस है वो बायोफ्यूल्स होती हैं। बायोफ्यूल्स वैसे ईंधन होता है ना, जो पेड़ हो गया, पौधे हो गए, जानवर हो गया, उनके अपशिष्टों से बनता है। और न्यूक्लियर एनर्जी तो यूरेनियम या थोरियम से बनता है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जहां पे नाभिकीय विखंडन होता है वहां से मिलता है। तो इसका जीव मंडल या फिर जैविक प्रक्रिया से कोई तो संबंध है नहीं, तो ये फिर बायो ईंधन कैसे हो जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सारे जो है वो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो लाखों साल दबे हुए रहने के कारण इनकी जो ऊर्जा है वो संचित होती है। और मीथेन गैस की बात करूं तो ये बायोगैस के रूप में पशुओं के गोबर हो गया, जैविक कचरा हो गया, धान का खेत हो गया, पशु जब जुगाली करती है तब हो गया, वहां से ये सब चीजें निकलती है मीथेन।
नेक्स्ट सवाल है कि इंसुलिन हार्मोन को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? जो बाय विच बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो लिंक्ड होते हैं इन इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, वो इंसुलिन जो है वो क्या है, तो ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन की दो लंबी अमीनो एसिड की श्रृंखला है। जैसे पहला चेन मैं ए ले लूं, दूसरा चेन मैं बी ले लूं, ये दो चेन है। अब दो चेन आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ी होती है, तो ये कौन सा होता है? यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा होता है, किस बंध द्वारा जुड़ी होती है पॉलीपेप्टाइड्स इनके। इनके पॉलीपेप्टाइड्स किस बंध द्वारा जुड़ा होता है? तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि दो श्रृंखलाएं इसकी होती है, और इन दोनों श्रृंखलाओं को स्थिरता प्रदान करने के लिए सल्फर के दो परमाणुओं के बीच बंध जो है वो बना होता है। उसको डाई सल्फाइड ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे सल्फर जो होता है, बोला था ना कि सल्फर होता है इसमें, तो सल्फर के दो जो है वो बॉन्ड यहाँ पे बने होते हैं। एसएस बॉन्ड जो है वो बना था, और उसको डाई सल्फाइड ब्रिज कहा जाता है। एसएस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? तो इसको डाई सल्फाइड ब्रिज कहा जाता है। डाई सल्फाइड ब्रिज, डाई सल्फाइड ब्रिज इसको कहा जाता है। तो ध्यान आपको रखना है, इंसुलिन की संरचना और कार्य प्रणाली के लिए यह बंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से आप याद रख लो, डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड। और बाकी एक प्रोटीन, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किससे जुड़ा होता है? तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से होता है। और एक जो सैकेराइड होता है, वो दूसरे सैकेराइड से कैसे जुड़ा होता है? तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से होता है। वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट सवाल है कि जानवरों में संग्रहित होने वाली प्राकृतिक बहुलक जो है ग्लाइकोजेन, वो है, ये पूछा जा रहा है। तो ग्लाइकोजेन क्या है, ये पूछा रहा है। मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ऐसे करके पूछा रहा है। तो जंतुओं के शरीर में भविष्य में ऊर्जा के लिए जो संचित होने वाली ग्लाइकोजेन होती है, जैसे हमारे ऊर्जा मिल रहा है ग्लूकोज से, लेकिन इस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या कर रहा है ना, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर ले रहा है। ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर ले रहा है, और यही ग्लाइकोजेन फिर से एनर्जी के रूप में ग्लूकागन द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये ग्लाइकोजेन जो है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ग्लाइकोजेन जो है ना, वो एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप है? तो ये जो है वो पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, उसका सिंगल यूनिट जो होता है, बेसिक यूनिट होता है, वो सेकेराइड होता है। अब कितने सेकेराइड से मिलकर कोई जो है वो कार्ब बना है, कोई कार्बोहाइड्रेट बना है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो पॉलीसेकेराइड मतलब इसमें दो से ज्यादा सेकेराइड है, तभी इसको पॉलीसेकेराइड कहा जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो जब पॉलीसेकेराइड की बात आती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पे जो सेकेराइड होती है ना, उसका ज्यादा अमाउंट है, दो से ज्यादा अमाउंट है। तो ग्लूकोज जो है ना, ग्लाइकोजन जो है ना, वो ग्लूकोज के हजारों अणुओं को एक लंबी और शाखित श्रृंखला होती है। चूंकि यह कई सारे शर्करा इकाइयों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इनको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और इनमें एनिमल स्टार्च भी इसी में आता है, और यह लीवर एंड मांसपेशिया में स्टोर होता है। ऑलरेडी इस पे सवाल भी आया है। लीवर एंड मांसपेशियों में स्टोर होता है। और मैंने बताया कि ये जो सेकेराइड्स होती हैं, ये जो सेकेराइड्स आपको नजर आ रही है, ये सेकेराइड्स जुड़ेंगी ना, पॉली है तो एक से एक दूसरे से जुड़ेगी, तो वही तो मैंने बताया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, वो कहलाते हैं। तो जो रेंज होता है ना, वाइड रेंज टेम्परेचर का, वो हैंडल कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है यूरीथर्मल। उनको कहा जाता है यूरीथर्मल। ऋतु ऋतु तापी, यूरी थर्मल, ठीक है। तो ये जो यूरी मतलब होता है व्यापक, ये जो आपको दिख रहा है इसका मतलब व्यापक होता है। और थर्मल तो टेम्परेचर से रिलेटेड है ही। तो जो जीव तापमान के बड़े बदलाव को सहन कर सकता है, जैसे कि ह्यूमन। ह्यूमन देखो, ठंड में आप कहाँ 0 डिग्री को भी हैंडल कर रहे हो, और गर्मी में कहाँ 44 डिग्री को भी हैंडल कर रहे हो। कितना ज्यादा आप जो है वो टेम्परेचर को हैंडल कर सकते हो, तो ये है। कुत्ता हो गया, ये सब करता है टेम्परेचर को। उसके बाद अस्टेनोथर्मल की बात करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है अस्टेनो, अस्टेनो मतलब समान होता है, थर्मल मतलब ताप होता है। तो जो केवल एक निश्चित तापमान, एक निश्चित और कम तापमान के पास में जीवित रहते हैं, जैसे पेंगुइन हो गया, वैसे समुद्री जीव हो गया, ये सब इसमें आते हैं। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो सुधार किया जा रहा है, फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। तो जैव पुष्टिकरण में, तो ये जो है वो इंप्रूव करता है फूड क्वालिटी को। तो मैंने बोला ना, इंप्रूव किया जाता है। जैसे विटामिन ए कुछ में नहीं है, तो उसमें विटामिन ए डाल दिया जाता है, तो ये इंप्रूव करता है। तो यह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के जो ब्रीडिंग के द्वारा फसल में विटामिन, खनिज, स्वास्थ्य, जो वसा है, उसको ऐड किया जाता है।
तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है जो हिडन हंगर है ना उसको मिटाना और लोगों के भोजन के माध्यम से बेहतर पोषण जो है वो देना। जैसे गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए दिया जाता है मिलाकर, तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल है चीरो पेट्रोफिली जो है वो क्या होता है? तो चीरो पेट्रोफिली में फूलों का परागण जो चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस किया है क्या कुछ होता है। तो चमगादड़ के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं चीरो पेट्रोफिली। और ये कहाँ होता है? तो कदम का पेड़ में ये ज्यादा होता है। कदम का जो पेड़ होता है ना, यह कदम का पेड़ अगर वही वाला कदम का पेड़। एनिमोफिली जो है वो हवा के द्वारा होता है, एंटेमोफिली जो है वो कीट के द्वारा होता है, और निथोफिली जो है वो पक्षी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको कार्बन के जो एटम्स है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है एरिथ्रोज। पहला है एरिथ्रोज। तो एरिथ्रोज जो होता है ना, इस एरिथ्रोज में कितने कार्बन होते हैं? मैं लिख देता हूं इसको। एरिथ्रोज जो होता है ना, इसमें 4 कार्बन वाला होता है, तो इसको बोलते हैं टेट्रोस, इसको कहा जाता है। 4 कार्बन है एरिथ्रोज में। उसके बाद जाइलोज है, रटना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। जाइलोज है, तो जाइलोज में 5 कार्बन होता है। 5 कार्बन मतलब ये पेंटा इसको बोलेंगे, पेंटोज बोलेंगे। उसी तरह से मेनोज है। मेनोज में 6 कार्बन होता है, तो इसको हेक्सा बोलेंगे, हेक्सो बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 5 6 आएगा, तो पहले एरिथ्रोज आएगा। तो एरिथ्रोज ये खत्म, ये खत्म। उसके बाद जो है वो जाइलोज आएगा, तो मेनोज खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी आपका याद रखना है। एरिथ्रोज में 4 कार्बन, जाइलोज में 5 कार्बन, और मेनोज में 6 कार्बन। तो ई एक्स एम ऐसे करके भी याद रख सकते हो। बाकी रिपीट होगा तो ऐसे ही रिपीट होगा। या तो सीधा आपसे पूछ रहेगा कि एरिथ्रोज में कितने कार्बन है, तो 4 याद होना चाहिए। जाइलोज में कितने हैं, तो 5। और मेथनोज में कितने हैं, तो 6। या तो एक एक करके पूछ सकता है, नहीं तो अरेंज करने को पूछेगा तो सीधा यही पूछेगा। तो रट आप सकते हो इसको। नेक्स्ट सवाल को बोल रहा है कि टिक्का रोग जो है वो किससे संबंधित है? टिक्का रोग, तो टिक्का जो डिजीज है वो रिलेटेड है, पहले तो प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट्स में जो ग्राउंडनट होता है ना, मूंगफली होता है, उससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी। यह जो है वो एक कवक जनित रोग होता है। ठीक है, कवक जनित रोग। और कवक का नाम है, वो कवक का इसका नाम है सेरको अस्पोरा। सेरको अस्पोरा नामक कवक है, उसके कारण ये होता है। इसमें मूंगफली की पत्तियां पर हरे भूरे काले रंग के धब्बे हो जाते हैं, जिनको टिक्का कहते हैं। और जिससे फसल पैदावार जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। बाकी रीजनरेशन पावर में मैंने बताया था कि प्लेनेरिया और हाइड्रा है सबसे ज्यादा इसमें होती है। एटीपी जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और यह एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। इंसुलिन का जो सोर्स है वो बीटा सेल होता है। फादर ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन जो है उसको एम एस स्वामीनाथन आप याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन। तो भारत में इस दिशा में बड़ा जो काम किया था इन्होंने। माइकोलॉजी फंगी के अध्ययन को बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, माइकोलॉजी। बाकी हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो बताया। एरिथ्रोज में 4 कार्बन, जाइलोज में 5 कार्बन, और जो मैनोज होता है जिसको ग्लूकोज भी कह सकते हैं उसमें 6 कार्बन। ठीक है, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होता है। C6 होता है ना। निम्नलिखित पूछा है सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो वायरस जो है ना, वो कौन सा पौधा में नहीं होता है, ये आपसे सवाल पूछा रहा है। तो पौधे में वायरस का संक्रमण लगभग सभी हिस्सों में हो जाता है, लेकिन उसका कौन सा जो पार्ट है वहां आमतौर पर जो है वो नहीं होता है, वो वायरस फ्री होता है। कौन सा पार्ट होता है? तो ये जो होता है ना, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जो सूट का एपिक्स होता है ना, तनाग्र जो होता है वहां पे ये नहीं होता। पौधे का जो शीर्ष भाग होता है ना, पौधे का जो टॉप वाला पार्ट होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पे होता है। तो इस कारण से वो बार बार जो है वो डिवीजन वहां पे सेल का होते रहता है। अब जो खुद ही स्टेबल नहीं है वहां पे वायरस कैसे आ जाएगा? तो वहां जहां कोशिकाएं बहुत तेजी से डिवीजन होती रहती है, तो वहां पे आना मुश्किल हो जाता है। वायरस को फैलने के लिए जो संवहनीय उत्तक, वाइलेम या फिर फ्लोएम की बात करें तो उसकी तो जरूरत होगी ही। जो अपेक्स होता है ना, उस पर यह विकसित होता ही नहीं है। या तो इसको वाइलम बोल लो या फिर फ्लेम बोल लो। ये जो है वो वेस्कुलर टिश्यू है, ये जो है वो वेस्कुलर टिश्यू है, और ये एपेक्स पे डेवलप होता ही नहीं है। तो एपेक्स पे जब डेवलप होगा ही नहीं, और वायरल इसी से आता है, होस्ट यही है, तो सीधी सी बात है कि नहीं होगा। साथ ही जो मेरिस्टेमेटिक में जो कोशिका विभाजन की दर होती है ना, वो वायरस के रेप्लिकेशन से बहुत ज्यादा होती है। जितना तेजी से वायरस रेप्लिकेट करता है ना, उससे ज्यादा तेजी से
डिवीजन होता है। इस कारण से इसके अलावा आप जानते हो कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ना, वो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एपेक्स पे होता है, जो कि वायरल विकास को रोक देती है। ठीक है, तो इसी कारण से टिश्यू कल्चर जो होता है ना, उसमें वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए हमेशा मेरिस्मेटिक कल्चर का उपयोग जो है वो किया जाता है, तो ध्यान आपको रखना है। बाकी फ्लोएम की बात करें तो वायरस मुक्त रूप से फ्लोएम के माध्यम से ही पूरे जो पौधे है उसमें जाता है, तो फ्लोएम ही वायरस का वेक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है, मज्जा की बात करें, पीच या फिर कॉर्टेक्स की बात करें तो ये तने और जड़ के आंतरिक भाग होते हैं, जो परिपक्व होने पर वायरस द्वारा आसानी से संक्रमित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जो है वो खनिज की कमी के कारण होता है, मिनरल्स की कमी के कारण होता है, ना कि विटामिन, फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। चुकंदर का जो हर्ट रॉट ऑफ बिटेन, चुकंदर का जो केंद्र विलंगन होता है, हर्ट रॉड जो होता है, ऑप्शन नंबर ये वो होता है खनिज के कमी के कारण। चुकंदर जो हार्ट रोड होता है वो किस खनिज के कमी के कारण होता है, तो ये जो है वो बोरोन खनिज के कमी के कारण होता है। बोरोन की कमी के कारण होता है। बोरोन जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, इसके कारण ये होता है। बोरोन की कमी से पौधे का मध्य भाग जो है वो हार्ड जो है वो सड़ने लगता है, और यह जो है वो कौन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ना कि ये ट्रांसमिशनल डिजीज है, तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। आलू का जो रिंग रॉट होता है वो वायरस के कारण होता है, आलू का जो रिंग रॉट है वो जीवाणु के कारण होता है। रिंग रॉड जो है वो जीवाणु के कारण होता है, मतलब वायरस के कारण होता है, और वायरस जो है वो क्लेवीवैक्टर वायरस होता है। उसी के साथ साथ गन्ने का जो रेड रॉट होता है, गन्ने का जो रेड रॉट होता है वो जो है वो फंगी के कारण होता है, कोलेट्रोडियम फ्लैक्टम इसको कहते हैं। उसके बाद कपास में जो विल्ट रोग होता है, कपास में जो विल्ट रोग होता है वो भी कवक के कारण होता है, उसको याद रख लो। फ्यूसेरियम नामक जो जीवाणु होता है, कवक होता है, उसके कारण ये होता है, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, लीवर वर्ट क्या है। लीवर वर्ट जो है वो क्या है, तो सवाल पूछा जाए तो वनस्पति विज्ञान के अनुसार लीवर वर्ट को किस प्रकार की जो परिभाषा किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो लीवर वर्ट जो है ना वो ऐसा स्थानीय जो है वो पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियां में विशेष विभेद आप नहीं कर पाते हो कि कौन सी जड़ है, कौन सी पत्ती है, कौन सा तना है, तो ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप ऑप्शन नंबर बी याद रख लो। तो आप अ लैंड प्लांट नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स, पता ही नहीं चलता कि क्या रूट है क्या स्टीम है, सब कुछ एक थैलस के रूप में होता है, तो वो लीवर्ड बर्ड होता है। लीवर्ड बर्ड जो है वो क्या है, एक ब्रायोफाइटा है, एक जो है वो ये ब्रायोफाइटा है। अब ब्रायोफाइटा है इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो है वो थैलस के रूप में ही होता है। इसमें जो है वो थाइलॉइड इसको कहते हैं, क्योंकि इसका शरीर जो है वो उसमें ना तो ट्रू जड़ होता है, ना तो ट्रू स्टीम होता है, और ना ही ट्रू लीफ होता है, कुछ नहीं होता। ये जमीन पर रेंगते हुए जो है वो कालीन की तरह दिखते हैं, और इसका आकार जो है वो लीवर की तरह होता है, इस कारण से लीवर के लॉब की तरह होता है, इस कारण से इसको जो है वो लीवर वर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका जो है वो दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो दूध उत्पादन करना है, दूध को लंबे समय तक हमको सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए उनमें जो भी कीटाणु है उन सबको मारना तो पड़ेगा, तो इस मारने के लिए पास्चुराइजेशन जो है वो यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमें याद रखना है, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन जो है वो दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पे लेकर जाना होता है, तो आप मान के रखो कि इसको हम 63 डिग्री सेल्सियस पे, 63 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको 30 मिनट तक गर्म करते हैं। 30 मिनट तक इसको 63 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करते हैं। उसके बाद इसको हम 72 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो 15 मिनट के लिए, 15 सेकंड के लिए हीट करते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए हीट किया जाता है, और तक इतना गर्म करता है, और इसके बाद तुरंत इसको जो है वो टोटली ठंडा कर दिया जाता है, टोटली ठंडा कर दिया जाता है। अब ऐसा करने से दूध में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ना वो सब मर जाते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम है वो सारे खत्म हो जाते हैं। और इसकी जो इसको इन्वेंट किसने किया था, तो इसको इन्वेंट किया था लुईस पास्चर ने, तो पास्चुराइजेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जड़ की कोशिकाओं में उपस्थित जो लवक होता है, जड़ में कौन सा जो है वो लवक होता है, यही पूछ रहा है कि कौन सा प्लास्टिड होता है जड़ में, तो वहां पे प्रकाश तो पहुंचती नहीं है, तो इस कारण से वहां जो प्लास्टिड होगा वो कैसा होगा, तो वो ल्यूकोप्लास्ट होगा, वो ल्यूकोप्लास्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। लवक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन लवक होता है, जो मुख्य रूप से प्रकाश से दूर भागता है, जड़ों और भूमिगत तनों में पाया जाता है। इसका मेन जो काम होता है वो फूड को स्टोर करना होता है, जैसे स्टार्च हो गया, तेल हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सबको स्टोर करना होता है। ठीक है,
और स्टार्च संचय करने वाले को एमाइलो एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। एमाइलोप्लास्ट याद रख लो, टर्म है एक, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या है? तो जो एमाइलोप्लास्ट है ना, ये क्या करता है, तो ये स्टार्च को स्टोर करता है, और स्टार्च को स्टोरेज करता है। स्टोरेज स्टार्च का करता है, तो स्टार को स्टोर करने वाला जो भी ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ये क्या है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट ही है जो कि एमाइलोप्लास्ट कहलाता है जब वो स्टार्च को स्टोर करता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरे लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पत्तियों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये रंगीन लवक है जो फूलों और फलों में ये पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों में पाया जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है, फूलों और फलों में। सेलुलोज आपको पता है सेल वॉल में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट मैंने बता रखा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गाय का दूध कैसा होता है, तो इसमें जो है वो लेस फैट होता है। गाय का दूध में एज कम्पेयर टू और भी जो चीज जो होते हैं उनसे फैट कम होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कंटेन लेस फैट। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना होगा। इसके जो कंपैरिजन की बात करें तो गाय के दूध में फैट की मात्रा 3 to 4% होता है, जबकि भैंस के दूध में 7 to 8% तक फैट जो है वो जाता है। कम वसा और सुपाच्य होने के कारण गाय का दूध जो है वो बच्चे या फिर मरीज होते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, वो कैरोटीन के कारण। तो ये येलो कलर इसमें जो होता है ना, ये किसके कारण होता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। और जबकि भैंस का दूध जो होता है ना, वो केसीन की अधिकता के कारण वाइट वाइट होता है। ये जो भैंस का दूध होता है वो व्हाइट जो दिखता है ना, वो किसके कारण दिखता है, भैंस केसीन के कारण। केसीन की अधिकता होती है, इस कारण से दिखता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि उल्लू की आंख में पाई जाने वाली क्या होती है। उल्लू की आंख में केवल कौन सी चीजें पाई जाती है, तो केवल रॉड सेल पाई जाती है। रॉड ही तो रात में देखने के लिए होता है ना, ऑप्शन नंबर ए। बाकी कौन तो होता है कलर्स के लिए। तो रॉड आपको ध्यान रखना है। रेटिना दो प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं यहाँ पे होती है, एक रॉड कौन होता है, एक कौन्स होता है। तो रॉड सेल होता है वो कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेदार होता है, और उल्लू जो है वो नॉकटर्नल होता है, निशाचर प्राणी है। तो इसकी आंखों में जो रॉड कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है, इससे वो अंधेरे में शिकार भी करने में उसको मदद होता है। कौन्स जो कोशिकाएं होती है वो बहुत कम इसमें होती है, जो केवल दिन और रंगों को ठीक से देखने के लिए कौन्स होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो स्यूडोपोड मैंने बताया था ऑलरेडी, हमने इस बारे में डिस्कस कर रखा है, स्यूडोपोड से करता है। टू पाद इसको बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होना होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वायु जीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो आपसे पूछा रहा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन, सीधा सी बात है, बायोजीवी मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक हो रहा है मतलब इसमें ऑक्सीजन आपका है। एरोबिक रिस्पायरेशन है मतलब ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। तो ऑक्सीजन जब मिल रहा है तो ग्लूकोज को ही तोड़ना है ना, कुछ भी करो तोड़ेगा कौन, टूटेगा तो ग्लूकोज ही। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना होगा। तो कौन सा पदार्थ पूरी तरह से टूटता है, तो पूरी तरह से ग्लूकोज ही तो टूटेगा ना। इसमें जो ग्लूकोज को तोड़ेंगे आपको कार्बन मिलेगा, आपको हाइड्रोजन मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट सवाल और जो बायोलॉजी का लास्ट सवाल को हम देखते हैं, इसके बाद ये बायोलॉजी का सेशन जो है वो खत्म हुआ। 420 जो टोटल क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। तो सूती रेशा जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूती रेशा हमें सीड से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, सीड से हमें मिलती है। जो कपास का रेशा होता है वो वास्तव में बीज के ऊपर उगने वाले जो सतही बाल होता है ना, एपिडर्मल हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, तो एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मल हेयर्स होते हैं। और जब कपास का फल कॉटन बॉल जो है वो पककर फटता है, तो बीजों के चारों ओर जो है वो लिपटा हुआ सफेद रेशा जो है वो बाहर निकलता है, और इसी जो है वो जो है इसी से धागा जो है वो बनाया जाता है। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, तो मेरिस्मेटिक टिप कल्चर से ही विषाक्त मुक्त पौधे जो है वो निकलते हैं। लुईस पास्चर जो है वो उन्होंने रेबीज के टीके को और पास्चराइजेशन की खोज की थी। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हमने ऑलरेडी बता दिया। ब्रायोफाइटा जो है वो एम्फीबियन होता है। और बस यही सब याद रखना है, बाकी यहाँ पे पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि मैंने जो क्वेश्चंस है उन सबको काफी डिटेल से डिस्कस किया है। इन वीडियोस को यदि आप 2 बार देख लेते हो तो आपको फिर कोई भी समस्याएं बायोलॉजी से तो नहीं रहेंगी। तो आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।